स्वागत है हमारे इस चैनल टॉपर्स जोड़ में। आज के इस वीडियो में मैक्रो इकोनॉमिक्स का गवर्नमेंट बजट वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। पढ़ना क्या है, हमें रिवीजन करना है और थोड़ा फास्ट रिवीजन करेंगे ताकि जल्दी जल्दी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो सके। और मैं इससे आगे का चैप्टर भी चाहूंगा कि इस वीडियो में कंप्लीट हो जाए। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, तो सबसे पहले गवर्नमेंट बजट जानने से पहले हम बात करेंगे कि बजट क्या होता है। बजट का मतलब होता है कि एस्टिमेट लगाना कि कितना खर्चा होने वाला है या फिर कितना इनकम होने वाला है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बजट बनाते हैं ताकि हम अपना खर्चा सही ढंग से कर सकें। हर हाउसहोल्ड में, घर में जॉब करने वाले लोग, सब लोग अपना कुछ ना कुछ बजट बनाते हैं। तुम भी बजट बनाते होगे कि तुम्हारे पास कितना रुपया है और इसको किस तरीके से खर्च करना है। तो कितना इनकम आने वाला है और इसके बदले में कितना खर्च करना है, ये चीज हम देखेंगे बजट के अंदर। और अभी हम पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट बजट, यानी कि हमारे देश में, हमारे देश के खर्चे के बारे में पढ़ेंगे, हमारे देश के रिसिप्ट के बारे में पढ़ेंगे कि कितना खर्चा किया जाता है और कितना इनकम आने वाला है। इस चीज का एस्टिमेशन कैसे लगाते हैं। अगर तुमने बजट नहीं देखा होगा तो 1 फरवरी को बजट आता है जो हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर प्रस्तुत करते हैं, हम लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं। तो चलो देखते हैं कि गवर्नमेंट बजट का मीन्स क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। तो गवर्नमेंट बजट इज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्या होता है? एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर आइटम वाइज एस्टिमेशन दिखाया जाता है। किसका? तो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू एंड एंटीसिपेटेड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिजिकल ईयर, यानी कि एक वर्ष में कितना खर्चा होने वाला है और कितना इनकम जनरेट करने वाले हैं, उस चीज का एस्टिमेशन दिखाया जाता है हमारे बजट के अंदर। तो गवर्नमेंट बजट वैसे ही काम करता है जैसे एक हाउसहोल्ड का बजट काम करता है। गवर्नमेंट अर्न्स मनी ब्रॉडली फ्रॉम, देखो मेनली गवर्नमेंट पैसे कहां से अर्न करती है? तो टैक्सेस के थ्रू, फीस के थ्रू, फाइन्स के थ्रू। देखो टैक्सेस जो गवर्नमेंट हमसे चार्ज करती है, जो डायरेक्ट टैक्स है, वहीं पे कुछ इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। जैसे तुम कोई चीज खरीदते हो, जैसे चिप्स खरीदा, मोबाइल खरीदा, कुछ भी खरीदा, तो उसके बदले हमें क्या देना पड़ता है? टैक्स पे करना पड़ता है, जीएसटी पे करना पड़ता है। उसी तरह से फीस, जब हम कहीं पे एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते हैं या इस तरह का कोई चीज होता है तो वहां पे हमें फीस पे करना पड़ता है। अब हम देखते हैं फाइन्स के बारे में। फाइन क्या होता है? तो जब तुम बिना हेलमेट के बाइक चलाते हुए पकड़े जाओगे तो वहां पे तुम्हें फाइन देना पड़ेगा, या फिर कोई भी गलती करते हो तो उसके बदले फाइन देना पड़ता है। ये भी गवर्नमेंट के रेवेन्यू में ऐड हो जाता है। उसके बाद आता है इंटरेस्ट। तो गवर्नमेंट जब पैसा लगाती है तो उसके बदले उन्हें इंटरेस्ट मिलता है लोन के ऊपर। एंड गिवन टू द स्टेट्स एंड डिविडेंड बाय पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो गवर्नमेंट अपने स्टेट्स को अगर लोन देती है तो उसके बदले उन्हें इंटरेस्ट मिलता है। और अगर गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में अपना पैसा लगा रखी है तो उसके बदले उन्हें क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। तो ये सारा गवर्नमेंट के अर्निंग का सोर्स है। गवर्नमेंट के अर्निंग के सोर्स के साथ साथ हम देखेंगे कि गवर्नमेंट पैसे कहां खर्च करती है। तो गवर्नमेंट जो मेनली पैसे खर्च करती है वो खर्च करती है सिक्योरिंग एंड प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू सिटीजंस। तो हमें गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल प्रोवाइड कर रही है, हेल्थ सर्विसेज फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, या फिर फ्री में अनाज प्रोवाइड करती है। तो ये सारी चीजें किसमें आ जाता है? गवर्नमेंट के खर्चे में आ जाता है। ऑन लॉ एंड ऑर्डर। तो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर जैसे हमारे देश के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस वगैरह, उनके ऊपर खर्च किया जाता है। इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर, डिफेंस के ऊपर जो फौज लोग हैं, एंड स्टाफ को सैलरी देने के लिए पैसे खर्च किए जाते हैं। जैसे तुम्हारे स्कूल के जो स्टाफ होते हैं, जो टीचर लोग होते हैं, उन्हें पे किया जाता है सैलरी के रूप में। तो ये हमारा हो गया गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। अब देखते हैं आगे क्या होता है। इन इंडिया देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट टू प्रेजेंट अ बजट बिफोर पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में बजट कब पास किया जाता है? तो वैसे ये दिखाया जाता है 1 फरवरी को एस्टिमेट दिखाया जाता है। लेकिन ये स्टार्ट कब से होता है? तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च, जो कि हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। और इकोनॉमिक्स पढ़ते वक्त हम इसको फिजिकल ईयर बोलते हैं। चलो, तो अभी देखेंगे कि जो जनरल गवर्नमेंट बजट होता है उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्यों गवर्नमेंट बजट पास किया जाता है। तो सबसे पहला है टू प्रमोट रैपिड एंड बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ टू इंप्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल। तो बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रमोट एंड बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, एक अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके हमारा, ताकि हम एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकें। इसके लिए हमें क्या किया जाता है? तो गवर्नमेंट वाला बजट में मेन गवर्नमेंट बजट का एक मोटिव होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरा है टू इरेडिकेट पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो गरीबी हटाना और अनएम्प्लॉयमेंट हटाना, यानी कि लोगों को रोजगार अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना,
ये सारी चीजें हमें दिखाया जाता है, हमें बताया जाता है। उसके बाद क्या है, टू रिड्यूस इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी कम किया जाता है। इनइक्वालिटी का मतलब तुमने देखा है कि कुछ लोग अमीर हैं और कुछ लोग गरीब हैं, तो अमीर और गरीब के बीच में अगर ज्यादा डिफरेंस रहे तो दिक्कत हो जाता है, लोग एक दूसरे से भेदभाव करने लगते हैं। तो इस चीज को खत्म करने के लिए भी गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट बजट में बहुत सारे प्रोविजंस रखे हुए हैं। गवर्नमेंट कैन इन्फ्लुएंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम थ्रू लिवाइंग टैक्स एंड जनरेटिंग सब्सिडीज। तो जो लोग ज्यादा अर्न करते हैं उन्हें ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है और जो लोग कम अर्न करते हैं उनको कम टैक्स पे करना पड़ता है। तुमने सुना होगा कि अगर तुम 5 लाख 7 लाख रुपए तक कमाते हो तो तुम्हें टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। वहीं पे अगर कोई ज्यादा अर्न करता है तो ज्यादा टैक्स पे करने की जरूरत होती है, और टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगाया जाता है। जब आप बहुत ज्यादा अर्न करते हो उसका एक स्लैब रेट बना हुआ है, वो आपके सिलेबस में है नहीं तो बताने की जरूरत नहीं है। और अगर तुम खेती बाड़ी करते हो, किसान हो या फिर एक्सपोर्ट करते हो तो तुम्हें सब्सिडी भी दी जाती है कि चलो हम आपको प्रमोट कर रहे हैं, अगर आप इस फील्ड में काम करोगे तो हम आपको प्रमोट करेंगे। ऐसा गवर्नमेंट का एक थिंकिंग है। उसके बाद क्या है, टू रीलोकेट रिसोर्सेज एज टू अचीव सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। तो रीलोकेट, रिसोर्स को रीलोकेट किया जाता है ताकि सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हासिल किया जा सके, जैसे पब्लिक सैनिटेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी चीजें। तो जो चीजें आज के डेट में सिर्फ अर्बन एरिया में अवेलेबल है, उन चीजों को अगर हम रूरल एरिया तक पहुंचा दें तो वो क्या कहलाएगा, हमारा रिसोर्स रीअलोकेशन कहलाता है, जो रीजनल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट काम करती है इसके ऊपर। उसके बाद है टू ब्रिंग इकोनॉमिक एंड प्राइस स्टेबिलिटी। तो ब्रिंग इकोनॉमिक एंड प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग फ्लक्चुएशन इन जनरल प्राइस लेवल थ्रू टैक्स सब्सिडी एंड एक्सपेंडिचर। तो जनरल प्राइस लेवल को कंट्रोल करने का भी काम गवर्नमेंट के हाथ में होता है। अगर किसी चीज के ऊपर टैक्स बढ़ाया जा रहा है, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट इसको कम सेल करना चाहती है, पब्लिक को उस चीज से दूर रखना चाहती है। और अगर किसी चीज के ऊपर से टैक्स घटाया जाता है तो गवर्नमेंट उसको प्रमोट करना चाहती है, लोगों तक पहुंचाना चाहती है। जैसे कि तुम्हें पता होगा कि जो गुटखा वगैरह आता है, बोलो जुआ केसरी वगैरह, या फिर जो भी नशीली पदार्थ है, उन सब के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स चार्ज करती है गवर्नमेंट। लग्जरियस गुड्स के ऊपर टैक्स चार्ज किया जाता है ताकि इन चीजों से लोगों को थोड़ा सा दूर रखा जा सके। मजा आ रहा है? मुझे तो लग रहा है कि थोड़ा वो हो रहा है। बच्चे ऐसे थोड़ी देखें, बच्चे भी 1.5x 2x ऐसे देखते हो। ओके ठीक है ना, फिर चलो। तो ये पॉइंट फिर से पढ़ा देता हूं मैं। तो नेक्स्ट नंबर है हमारा टू रीअलोकेट रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन को रीअलोकेट किया जाता है, क्यों? ताकि सबको बेनिफिट मिल सके, इक्विटी का बेनिफिट मिल सके। जिस जगह पे कोई चीज नहीं पहुंचा है उस जगह पे भी वो चीज पहुंचाया जा सके। जैसे कि गांव में आज के डेट में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जा रही है, वहां पे इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। उसके बाद तुम्हारा जो हेल्थ फैसिलिटी है, बैंकिंग फैसिलिटी है, ये सारी चीजें पहले अर्बन एरिया में होता था, बट अब इसको रीलोकेट करके गांव में भी पहुंचाया जा सके ताकि पूरे देश का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या है, टू ब्रिंग इकोनॉमिक एंड प्राइस स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे क्या है कि प्राइस स्टेबिलिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है। चीजों का प्राइस फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए, ज्यादा घटता बढ़ता रहेगा तो लोगों को दिक्कत होगा, या फिर किसी चीज का प्राइस अगर टाइम टू टाइम बढ़ता जा रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से प्राइस बढ़ने लग जाता है, तो यहाँ पे लोगों को दिक्कत होने लग जाएगी। तो प्राइस को स्टेबल रखने का भी काम गवर्नमेंट बजट में किया जाता है। गवर्नमेंट बजट में इन चीजों को रिकॉग्नाइज किया जाता है। उसके बाद है टू फाइनेंस एंड मैनेज पब्लिक एंटरप्राइजेस लाइक रेलवेज, पावर जनरेशन एंड वाटर लाइंस एक्सेट्रा। तो गवर्नमेंट इन सब चीजों के ऊपर भी पैसे खर्च करती है, रेलवे के ऊपर पैसे खर्च करती है। तुमने देखा होगा कि अलग अलग टाइम पे गवर्नमेंट अलग अलग रेलवे को इंट्रोड्यूस करती है। फिर पावर जनरेशन के लिए अलग अलग तरह का पावर जनरेशन का प्रोजेक्ट आता है हमारे देश में, एंड वाटर लाइंस वगैरह, ताकि हर जगह पानी सही ढंग से पहुंचाया जा सके। जैसे कुछ टाइम पहले बिहार में नल जल योजना आया था, उसी तरह से हर जगह कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है। अब देखते हैं कंपोनेंट्स एंड क्लासिफिकेशन। तो इसमें एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा होता है तुम्हारा क्या, कैपिटल रिसिप्ट। तो गवर्नमेंट को जो इनकम मिलता है वो दो तरीके से इनकम मिलता है, पहला होता है रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा होता है कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है?
इनकम व्हिच आर रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज इन इट्स ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस गवर्नमेंट आर रेवेन्यू रिसीव्ड। यानी कि जो हम डेली बेसिस पे कुछ कर रहे हैं और उससे हमें कुछ इनकम जनरेट हो रहा है, ये हमारा क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाता है। और रेवेन्यू रिसिप्ट का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि इसके बदले कोई लायबिलिटी जनरेट नहीं होता है, कोई लायबिलिटी जनरेट नहीं होता है, या फिर हम हमारा कोई कैपिटल एसेट्स जाता नहीं है। लाइक कि हम जो पैसे कमाते हैं, लेट सपोज कि गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम चालू किया और उससे गवर्नमेंट ने पैसे कमाना स्टार्ट किया, तो वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा। या फिर रेलवे का जो टिकट बेचती है गवर्नमेंट, तो रेलवे का टिकट बेच के जो गवर्नमेंट ने पैसा कमाया, ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा। देखो इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या क्या चीजें आती है। तो सबसे पहले टैक्स रिसिप्ट। तो टैक्स गवर्नमेंट के रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, टैक्स रिसिप्ट है। टैक्स रिसिप्ट में दो तरह के टैक्स आते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या चीजें आती है, तो डायरेक्ट टैक्स में मेनली हमारा आता है इनकम टैक्स, लैंड टैक्स और पर्सनल प्रॉपर्टी टैक्स, जो हमारा जमीन का जो टैक्स वगैरह होता है, वो सारी चीजें। मेनली इनकम टैक्स के बारे में बात करें तो जितना इनकम लोग जनरेट करते हैं, जितना इनकम लोग अर्न करते हैं, उसके बदले अगर उसे कुछ टैक्स पे करना पड़ रहा है तो इनकम टैक्स है। तुम्हारे पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई लैंड है, तो उसके बदले जो टैक्स पे करना पड़ रहा है वो लैंड टैक्स है। ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू सोर्स ऑफ इनकम है। इसके बदले गवर्नमेंट के पास नहीं कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है और न ही गवर्नमेंट का कोई फिक्स्ड एसेट्स या फिर कैपिटल एसेट्स गवर्नमेंट के पास से जाता है। तो इस बात को ध्यान रखना है। फिर इनडायरेक्ट टैक्स में कस्टम ड्यूटी होता है, सेल्स टैक्स होता है, तो और हमारा मेनली क्या होता है, जीएसटी। जीएसटी हमारा सबसे मेन सोर्स है, जीएसटी। जो जीएसटी हमारा वो सबसे मेन सोर्स है। उसके बाद है नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स के अलावा भी गवर्नमेंट बहुत सारी चीजों से पैसे अर्न करती है। तो टैक्स के अलावा गवर्नमेंट और किन किन चीजों से पैसे अर्न करती है, तो सबसे पहला फीस हो जाता है हमारा। फीस का मतलब क्या हो गया, फीस का मतलब जब हम कोई चीज का गवर्नमेंट से कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाते हैं, जैसे तुमने सुना होगा कि लोग जमीन का रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं, तो उनका जो रजिस्ट्री में जो पैसा खर्चा होता है वो हमारा एक तरह का गवर्नमेंट का फीस है। गवर्नमेंट को हमें फीस पे करना पड़ता है उस प्रॉपर्टी को रजिस्टर करवाने के लिए। या फिर डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल में एडमिशन वगैरह, जो सरकारी स्कूल में एडमिशन होता है, तो ये सारी चीजें जो फीस है वो गवर्नमेंट का एक सोर्स ऑफ अर्निंग है। दूसरा फाइन्स एंड पेनल्टीज। तो गवर्नमेंट कभी कभी फाइन्स एंड पेनल्टी भी लगाती है। जब हम कोई रूल तोड़ते हैं तो उसके बदले हमें फाइन या पेनल्टी पे करना पड़ता है। जैसे बिना हेलमेट का बाइक चलाते हुए पकड़े गए तो चालान आ जाता है, ओवर स्पीडिंग के चक्कर में पकड़े गए तो फाइन आ जाता है। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट के अर्निंग का सोर्स है। प्रॉफिट फ्रॉम पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। तो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस से भी पैसे कमाती है, जैसे कि इंडियन रेलवे हो गया। इंडियन रेलवे गवर्नमेंट का और इससे गवर्नमेंट बहुत अच्छा अर्निंग कर रही है। फिर ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन। तो जो हमारे यहाँ ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन ओएनजीसी है, तो उससे पैसे कमा रही है। सेल वेल है, उससे पैसे कमा रही है। यहाँ पे एयर इंडिया लिखा हुआ है, जो अब हमारे पास नहीं है। एयर इंडिया अब किसका हो चुका है, प्राइवेट हो चुका है, और ये है आज के डेट में किसका, टाटा का है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। ये हमारा एयर इंडिया नहीं है, एयर इंडिया टाटा का हो गया। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, गिफ्ट एंड ग्रांट। गिफ्ट एंड ग्रांट से भी तो गवर्नमेंट को बहुत टाइम क्या मिलता है, गिफ्ट या फिर ग्रांट मिलता है। जो देता कौन है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस देती है गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ गिफ्ट, कुछ ना कुछ ग्रांट वगैरह देती रहती है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से कोई गिफ्ट मिला, लाइक यूनिसेफ, यूनेस्को वगैरह वगैरह लोग डोनेट करते हैं। या फिर कोई इंटरनेशनल बहुत बड़ा बिजनेस है, वो गवर्नमेंट को कुछ पैसे डोनेट कर रही है, तो वो गिफ्ट एंड ग्रांट की कैटेगरी में आ जाएगा। ये भी गवर्नमेंट के अर्निंग का सोर्स है। एंड स्पेशल असेसमेंट ड्यूटी, ये पता करना तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी है। इट इज a type of levy imposed on the people for getting some special benefit। अगर गवर्नमेंट के वजह से तुम्हें कुछ बेनिफिट होती है तो उसके बदले गवर्नमेंट पैसे चार्ज करती है। लेट सपोज कि तुम्हारा एक बिल्डिंग है और तुम्हारे बिल्डिंग के 500 रेडियस के अंदर अगर कोई मेट्रो जाती है या फिर कोई स्कूल ओपन होता है, जिसके वजह से तुम्हारे प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ गया, तो इसके बदले गवर्नमेंट को हमें क्या देना पड़ता है, स्पेशल असेसमेंट ड्यूटी देना पड़ता है। चलो यहाँ तक क्लियर है। अब हम देखते हैं कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, रिसिप्ट विच आर क्रिएट लायबिलिटी और रिजल्ट रिडक्शन इन द एसेट्स। तो दो तरीके से कैपिटल एसेट्स क्रिएट, कैपिटल रिसिप्ट आ सकता है। या तो हम किसी से एक बड़े अमाउंट में, हेवी अमाउंट में लोन ले लेते हैं, या नहीं तो रिडक्शन ऑफ
एसेट्स या फिर हम अपने एसेट्स को बेच देते हैं तो यहाँ से हमें एक अच्छा खासा अर्निंग एक साथ अर्निंग आता है, वो हमारा होता है कैपिटल रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट में या तो लायबिलिटी क्रिएट होता है यानी तो कोई फिक्स एसेट्स या कैपिटल एसेट्स हमारे पास से चला जाता है, ठीक है। दे आर ऑब्टेन्ड बाय गवर्नमेंट बाय रेजिंग फंड्स थ्रू बोरोइंग्स, रिकवरी ऑफ लोन्स एंड डिस्पोजिंग ऑफ एसेट्स। तो बोरोइंग के थ्रू या फिर हम कहीं पे लोन ले रहे हैं तो बोरोइंग के थ्रू, रिकवरी ऑफ लोन हमने किसी को लोन दे रखा है तो उसके थ्रू हमारे पास कैपिटल रिसिप्ट आ सकता है, या फिर डिस्पोजिंग ऑफ एसेट्स, एसेट्स डिस्पोज करते वक्त हमारे पास क्या, एसेट्स डिस्पोज का मतलब होता है कि हम किसी एसेट्स को बेच रहे हैं। लाइक रेलवे है गवर्नमेंट का आज के डेट में, उसमें से 10 रेलवे गवर्नमेंट ने बेच दिया, किसी और को दे दिया, तो उससे जो अर्निंग आएगा वो हमारा कैपिटल रिसिप्ट होगा। मतलब समझो अगर रेलवे का टिकट बेच के पैसा कमाया जा रहा है तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट है, और अगर रेलवे को ही बेच दिया गया तो वो कैपिटल रिसिप्ट है। ये बात वही हो गई कि एक मुर्गा सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, अगर हम उस अंडा को बेच के पैसा कमा रहे हैं तो कैपिटल रेवेन्यू रिसिप्ट है, और एक दिन हमने मुर्गी को ही बेच दिया वो कैपिटल रिसिप्ट है, ठीक है। चलो आगे देखो, सम मोर एग्जांपल्स, और भी हमारे पास कुछ है तो एग्जांपल्स अभी हम देखेंगे नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होती है तुम्हें पहले से पता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है ऐसा खर्चा जो एक साल से ज्यादा चले वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा खर्चा जो एक साल से कम चले वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। एक साल से ज्यादा चलने का मतलब है कि उससे हमारा कुछ एसेट्स क्रिएट हो रहा है, तो जब कोई एसेट्स क्रिएट कर सकता है, कोई ऐसा खर्चा जो एसेट्स क्रिएट कर दे वो हमारा क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बट जिससे एसेट्स क्रिएट नहीं होता है वो हमारा क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। इसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। देखो तो एंड्यूरिंग फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, तो एक अकाउंटिंग पीरियड एक साल से ज्यादा अगर कोई एसेट्स चल रहा है तो वो कैपिटल एसेट्स है, एंड जो एक साल से कम चल रहा है या फिर एक साल तक चल रहा है वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रिलेट्स टू एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स, तो जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं तो वहां पे हमने कुछ न कुछ एसेट्स अक्वायर किया है, लेकिन जब यहाँ पे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हैं तो मतलब कोई स्टॉक अक्वायर किया है या फिर हमने किसी को वेजेस पे किया है या सैलरी पे किया है, कोई ऐसा खर्चा जो एक साल तक या एक साल से कम चले हमारा क्या कहलाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। यूजुअली नॉन रिकरिंग नेचर, तो जब हम फिक्स एसेट्स खरीदते हैं तो हर साल फिक्स एसेट्स नहीं खरीदते हैं, एक बार खरीदा बस खत्म। लेकिन अब मान लो कि तुमने एक मोबाइल खरीदा, तो मोबाइल खरीदना एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि हम मोबाइल एक ही बार खरीदते हैं, लेकिन उस मोबाइल में हमें बार बार रिचार्ज करना पड़ता है, तो जो हम रिचार्ज कर रहे हैं वो क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। उसी तरह से जो रिकरिंग नेचर का होता है, जो खर्चा हमें बार बार करना पड़ रहा है, जैसे ही गवर्नमेंट ने स्कूल बनवाया, तो गवर्नमेंट ने स्कूल बनवाया तो ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, स्कूल का बिल्डिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन स्कूल के टीचर को जो सैलरी देना पड़ रहा है वो क्या हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। समझ में आ रहा है? अगर तुम्हें ये टॉपिक समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो कमेंट करो नीचे। चलो आगे देखो, तो हेल्प टू इंक्रीज इन अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, तो बिजनेस के अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। उसी तरह से ये हमारे देश में जो भी चीज चल रहा है, हमारे देश के इनकम को बढ़ाता है, नेशनल इनकम को बढ़ाने में हेल्प करता है। इनकर टू मेंटेन द एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, तो एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए हमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की जरूरत पड़ती है। चलो तो ये हो गया हमारा। अब देखते हैं मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट। इसी गवर्नमेंट डेफिसिट का दूसरा नाम है बजट डेफिसिट और तीसरा नाम है फिजिकल डेफिसिट। ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, तो डेफिसिट इज द बजटरी सिचुएशन वेयर एक्सपेंडिचर इज हायर देन रेवेन्यू। तो जब एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से ज्यादा हो जाता है तो हमारा लॉस हो जाता है, डेफिसिट हो जाता है। सिंपल सा बात है कि हम कमा रहे हैं 50 रुपए और खर्चा कर रहे हैं 150 रुपए, तो यहाँ पे 100 रुपए का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो बजट इसीलिए बनाया जाता है ताकि हमें पता चल सके कि हमारा इनकम कितना है और उसमें से हमें खर्चा कितना करना चाहिए। अब मान लो कि देश का इनकम पता चला 100 करोड़ होने वाला है, तो इनकम 100 करोड़ है, तो अच्छाई इसी में है कि हम खर्चा 100 करोड़ से कम करें, 90 करोड़ करें, 95 करोड़ करें, 99 करोड़ करें। लेकिन अगर हमें
हमने 100 करोड़ से ज्यादा खर्चा कर दिया, 150 करोड़ कर दिया, 200 करोड़ कर दिया, तो इस केस में क्या होगा, फिजिकल डेफिसिट होगा, यानी कि हमारा पास जो प्रॉफिट हो सकता था वो नुकसान में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसीलिए गवर्नमेंट बजट बनाना जरूरी है। वैसे कुछ देर बाद तो मैं बताऊंगा कि जो फिजिकल डेफिसिट होता है वो अच्छा होता है। When a set budget government expenditure exceeds in income amount is government deficit। तो बजटरी एक्सपेंडिचर जो होता है, एक्सपेंडिचर हमारे इनकम से बढ़ जाता है, तो हमारा क्या होता है, गवर्नमेंट डेफिसिट होता है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट। तो डेफिसिट कितने टाइप का होता है, तो देखो एक होता है हमारे पास रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा होता है फिजिकल डेफिसिट एंड तीसरा होता है प्राइमरी डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को जब हम रेवेन्यू रिसिप्ट में से माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, रेवेन्यू डेफिसिट बचता है। ठीक है, चलो अगला क्या है, फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट तीनों देखते हैं एक साथ, आ जाओ। तो क्या बोला हमें, रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब इट इज द सरप्लस ऑफ गवर्नमेंट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट। तो गवर्नमेंट का जितना इनकम है, इनकम में से रेवेन्यू रिसिप्ट जितना कम हो गया, हमारा इनकम कम आया, खर्चा ज्यादा हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, रेवेन्यू डेफिसिट हो गया। यानी कि स्कूल से इनकम 50,000 आ रहा है लेकिन टीचर को सैलरी 1 लाख देना पड़ रहा है, तो इस केस में क्या होगा, हमारा रेवेन्यू डेफिसिट हो जाएगा, क्योंकि जो रेवेन्यू रिसिप्ट था वो कम है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब जो 1 साल से कम चलने वाला इनकम है, और रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब भी जो 1 साल से कम चलने वाला खर्चा है। चलो अगला क्या है, फिजिकल डेफिसिट। ये क्या होता है, तो इट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर एंड इट्स टोटल रिसिप्ट। तो टोटल एक्सपेंडिचर में से जब हम टोटल रिसिप्ट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, फिजिकल डेफिसिट बचेगा। ठीक है, इसमें से हम बोरोइंग को एक्सक्लूड कर लेते हैं, बोरोइंग को नहीं रखा जाता है इसमें। ठीक है, चलो उसके बाद क्या है, ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, टोटल एक्सपेंडिचर में से जब हम रेवेन्यू रिसिप्ट को माइनस करते हैं और साथ में नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, यानी कि एक ऐसा कैपिटल रिसिप्ट जिसके बदले हमें कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रहा है, उन दोनों को ऐड कर लेंगे और टोटल एक्सपेंडिचर में से माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट बचेगा। इसमें हमें नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल को कैपिटल रिसिप्ट को माइनस करने के लिए क्यों बोला गया। अगर हम इसको माइनस नहीं करेंगे तो क्या होगा कि वो जो लोन लिया है वो हमारा इनकम बन के वहां पे दिखेगा, लेकिन लोन कभी इनकम नहीं हो सकता है। जब हम किसी से बोरोइंग लेते हैं, लोन लेते हैं, तो उसको हमें साइड रखना पड़ता है, और रिसिप्ट तो है, पैसा तो आ रहा है, लेकिन वो हमारा लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है, तो लायबिलिटी हमारा इनकम नहीं बन सकता है, इसलिए हम उसको साइड कर लेते हैं। अब आगे देखते हैं, ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू नेट बोरोइंग एट होम, यानी कि हमने कितना इनकम अर्न किया प्लस बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई से कितना बोरो किया एंड बोरोइंग फ्रॉम अब्रोड। तो इन सारे बोरोइंग्स को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास आगे बचता है क्या, ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट बनता है। ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट का मतलब हो गया कि हमने टोटल कितना लोन लिया है, यानी कि गवर्नमेंट ने टोटल कितना लोन लिया है। गवर्नमेंट किसी से भी लोन ले सकती है, यानी कि अपने देश में भी लोन ले सकती है और बाहर भी लोन ले सकती है। तो नेट बोरोइंग फ्रॉम होम प्लस बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई प्लस बोरोइंग फ्रॉम अब्रोड, इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट बचेगा। अब अगला देखते हैं, अ डिसएडवांटेजेस ऑफ इम्प्लीकेशन ऑफ फिजिकल डेफिसिट इज मे बी लीड टू डेट ट्रैप। यहाँ पे डेट ट्रैप में लोग फंस सकते हैं। कैसे फंस जाते हैं उसको हम आगे देखेंगे। मतलब ये समझो कि तुम हर बार अपना खर्चा बढ़ा लेते हो और तुम्हारा इनकम एक लिमिटेड ही है। लिमिटेड इनकम के साथ जब ज्यादा खर्चा करते हैं तो जितना खर्चा हम उधार में करते हैं, जब हमारे पास इनकम आता है तो उससे हमें लायबिलिटी पे करना पड़ता है और उसके बाद वापस से हमारे नॉर्मल खर्चे को करने के लिए हमें किसी से लोन लेना पड़ जाता है। तो ये लोन का चक्कर कभी खत्म ही नहीं होता है। तो जब लोन का चक्कर खत्म ही नहीं होता है तो वो क्या बनता है हमारे लिए, वो डेट ट्रैप बन जाता है, एक जाल की तरह बन जाता है जिसमें लोग फंस जाते हैं, पूरा देश फंस जाता है। और इट मे लीड टू अननेसेसरी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। अगर हमारे पास
खर्च करने का कोई प्लानिंग नहीं है, हमने बजट नहीं बनाया हमें कहाँ पे क्या खर्च करना है, तो हम उस टाइम वेस्टफुल एक्सपेंडिचर करते हैं। वेस्टफुल एक्सपेंडिचर का मतलब जब हम बिना मतलब का कुछ भी खर्च कर रहे हैं, कहीं भी खर्चा कर दे रहे हैं। बाय द गवर्नमेंट विच में लीड टू अनकंट्रोल्ड इन्फ्लेशन, तो अनकंट्रोल्ड इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए। अब देखो प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है जब हम अपना खर्चा सिर्फ चेक करते हैं कि हमने एक्स्ट्रा कितना खर्च कर दिया है, उसको काट के जो हमने इंटरेस्ट पे किया है, हम इंटरेस्ट किसको पे करेंगे, तो हमने ऊपर देखा था कि ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट में क्या क्या चीज आता है, नेट बोरोइंग एट होम, यानी कि अगर हम अपने ही लोगों से लोन ले लिए हैं, या फिर बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई से लोन लिया, या फिर बोरोइंग फ्रॉम अब्रोड, तो इन सब से लोन लेने के बाद जब हम इंटरेस्ट पे करते हैं तो इंटरेस्ट को हम कुछ देर के लिए साइड रख देते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट हमारा खर्चा नहीं है, वो हमें पे करना पड़ रहा है। तो इंटरेस्ट को अगर साइड रखेंगे और उसके बाद जितना डेफिसिट बचेगा हमारा, वो प्राइमरी डेफिसिट होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं अपने इस गवर्नमेंट बजट को। नेक्स्ट टॉपिक में हम अगला चैप्टर कवर करेंगे। अगर तुम्हें किसी चैप्टर के बारे में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, तो कमेंट कर देना कि भैया ये चैप्टर पढ़ा दो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट कुछ ना कुछ जरूर करना, ताकि मोटिवेशन मिल सके कि मैं तुम्हें आगे इस चीज को कंटिन्यू कर सकूं। थैंक यू सो मच गाइस।